जी, आप सीएम हाउस में हैं और डिप्टी डायरेक्टर हैं जनसंपर्क में। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेट्रो मिरर मुद्दे की बात यूनिवर्स के साथ में। मनोज जी, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने पत्रकारिता और जनसंपर्क का सफर कहाँ से शुरू किया? इस क्षेत्र में आने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सागर विश्वविद्यालय में 1984 में ये पाठ्यक्रम शुरू हुआ था बीजे का। तो शुरुआती वर्ष में काफ़ी समस्याएं थी। कोर्स जब शुरू हुआ, बुक्स नहीं होती थी, फैकल्टीज नहीं थी, बहुत कठिनाइयों के बाद ये शुरू हुआ था। और हम लोगों ने सोचा कि पत्रकारिता करते करते यदि उसके शिक्षण प्रशिक्षण पर हम थोड़ा ध्यान दे दें तो शायद अपने काम को हम थोड़ा बेहतर ढंग से कर पाएंगे। यह सोचकर मैंने पत्रकारिता में डिग्री कर ली और उसके बाद कुछ वर्ष मैंने पत्रकारिता की। 1987 से फिर मैं सरकारी नौकरी में आ गया जनसंपर्क विभाग में। अगर आप जनसंपर्क में नहीं होते तो किस क्षेत्र में आप अपना करियर बनाते और क्यों बनाते हैं? नहीं, मैं पत्रकार ही होना चाह रहा था। मेरे गुरु थे भुवन भूषण देवलिया जी, और वो UNI और ऑल इंडिया रेडियो, देशबंधु, इन सब संस्थानों में भी काम करते थे। तो उन्होंने काफ़ी मुझे गाइड किया। घनश्याम दास पंकज, एक दैनिक राही अखबार में निकलता है सागर से, उसके एडिटर थे। के श्रीवास्तव जी, शिव कुमार श्रीवास्तव जी, इन सब लोगों ने मुझे काफ़ी मार्गदर्शन दिया। और लेखन में, साहित्यिक पत्रकारिता में और सामान्य पत्रकारिता में, सभी में मेरी रुचि थी और इन सब लोगों से मुझे काफ़ी सीखने को मिला। आप लंबे समय से जनसंपर्क विभाग में कार्यरत हैं। यहाँ आपको जो सीखने और काम करने को मिला, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? और जनसंपर्क विभाग के किन कमिश्नर और अधिकारियों से आप सबसे अधिक प्रेरित हुए हैं? कुछ यादगार बातें जो आप बताना चाहेंगे? मैं जब आया जनसंपर्क विभाग में तब सुदीप बनर्जी साहब जो है इसके सचिव थे और उन्होंने काफ़ी इस महकमे को एक नई पहचान दी, नई कार्यशैली दी। और वो साहित्यिक अभिरुचि के भी थे, एक कवि भी थे वो। और विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारियों में संतोष कुमार शुक्ला साहब, रविंद्र पंड्या जी और हमारे उस समय के डायरेक्टर OP रावत साहब और बाद के बहुत से डायरेक्टर्स, कमिश्नर जैसे ललित कुमार जोशी साहब, मनोज श्रीवास्तव जी से लेकर अभी मनीष सिंह जी तक आने हैं हम। तो अनेक लोगों से अच्छे संबंध रहे और काफ़ी सभी लोगों से सीखने को मिला है। पर अगर आप ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मैं किससे प्रभावित हूँ, तो ऐसा कहना तो बाकी लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ। हाँ, लेकिन मुझे सबके व्यक्तित्व के अलग आयाम होते हैं। जैसे पंकज राज जी आए थे तो उनकी कला और संस्कृति में रुचि थी, तो उस तरह का वातावरण मुझे मिला। फिर उनका मार्गदर्शन भी मिला और संस्कृति विभाग के लिए भी, पुरातत्व के लिए भी उन्होंने मेरी सेवाएं समय समय पर ली। फिर एक बार सिंह बैन साहब जो हैं वो जनसंपर्क के तो नहीं रहे डायरेक्टर कमिश्नर, लेकिन मतलब आनंद विभाग में जब थे तो कुछ अच्छी कार्यशालाएं हुई और मुझे उनसे जुड़ने का, उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मुझे मिला। तो हर बार कुछ नए आयाम मिलते हैं, नए लोगों के साथ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और इन सब का आनंद लेना चाहिए, हर दौर का लुत्फ लेना चाहिए। वह बात जो है मुझे हमेशा बहुत एक बेहतर विकल्प लगती है, बजाय इसके कि आप और नई रुचियाँ उत्पन्न करें। जो आपकी स्थायी रुचियाँ हैं 2-3, उन पे आप फोकस करें और उन पे काम करें, तो इस तरह से काम का आनंद हमें मिल सकता है। कोई खास यादगार लम्हा जो आपको इतने सालों की आपकी? पहली बार जब मैं भोपाल में आया तो मैंने करीब 6 मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है। तो जब मोतीलाल वोरा जी थे पहले मुख्यमंत्री जिनके साथ मुझे कार्य करने का अवसर मिला, तो वो कार में अक्सर रेडियो सुनते थे और प्रादेशिक समाचार जरूर सुनते थे। तो एक कार्यक्रम हुआ मेरी वहाँ पदस्थापना को 2-4 दिन ही हुए थे। BHEL क्षेत्र में कोई मजदूरों की सभा थी और उसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ न्यूज़ आइटम मैंने वहीं बैठे तैयार कर लिया था। इस बीच कार्यक्रम चल ही रहा था और आभार प्रदर्शन वगैरह होना था, अभी कुछ स्वागत भी होने लगा था कार्यक्रम के बाद कुछ श्रमिक नेताओं का। तब मैंने पास के एक दुकान से PCO का उपयोग करते हुए वो फ़ोन अपने प्रेस अधिकारी महोदय को दे दिया, फ़ोन पे समाचार दे दिया। उसी समय संयोग से उनकी आकाशवाणी में बात हुई न्यूज़ एडिटर से, तो उन्होंने वहाँ वो ट्रांसफ़र कर दी न्यूज़ मौखिक रूप से और वह प्रादेशिक
आवश्यक समाचार में अगले 15 मिनट में प्रसारित हो गई। तब मुख्यमंत्री जी लौट रहे थे BHEL से, तो जो भोपाल का चेतक ब्रिज है वहाँ उन्होंने अचानक ड्राइवर को कहा, भाई अपनी कार का वो रेडियो का बटन चालू करो, और उन्हीं की खबर उनको उनके कार्यक्रम होने के आधे घंटे के अंदर सुनाई दे रही थी। 1989 में इतना विस्तार नहीं हुआ था, सोशल मीडिया नहीं था और इतना सब फास्ट नहीं हुआ था समाचारों का मामला जो आज है। तो फिर मुझे शाबाशी मिली तत्कालीन मुख्यमंत्री से भी और तत्कालीन प्रेस अधिकारी से भी, और मुझे फिर हिम्मत बढ़ी कि काम में तत्परता का अपना महत्व है। गुणवत्ता के साथ, प्रामाणिकता के साथ हम काम करें, लेकिन अगर तत्परता से करते हैं तो उसका भी महत्व होता है। ये मुझे पल बहुत याद आता है। शिवराज सिंह चौहान के बारे में ये कहा जाता है कि वो जन जन के नेता नहीं है, लेकिन आप उनसे किस तरह से प्रभावित हैं, उनकी किन चीज़ों से? मैं रायसेन में था जिला जनसंपर्क अधिकारी, तब वे विदिशा रायसेन क्षेत्र के सांसद थे। तब उनको जिस तरह से काम करते हुए देखा मैंने, वो जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं सभी से और दीवारों को, दूरियों को पाटने में माहिर हैं। तो गांव-गांव में जाके जिस तरह जनता से जुड़ते हैं, जनता की बात जनता की भाषा में सरल ढंग से कहते हैं, उससे एक लोकप्रिय नेता की पहचान उन्होंने बनाई, जो कि हैं भी वे। और आज तक मैंने उनके पहले और दूसरे कार्यकाल में भी कार्य किया जब मुख्यमंत्री थे, और अभी चौथे कार्यकाल में भी कार्य कर रहा हूँ 3 वर्ष से। तो मैं उनकी जिन चीज़ों से प्रभावित हुआ हूँ, स्पष्टवादी था, सहज रूप से बात कहना, जनता के हृदय तक पहुँचना और जन कल्याण पर फोकस करते हुए ऐसे कार्यक्रम तैयार करना, ऐसी नीतियाँ बनाना कि सीधी प्रभावित हो जनता सीधे तौर पे, और समाज के हर वर्ग का ध्यान रखना। एक लोकप्रिय नेता के लिए ये सभी आवश्यक बातें हैं जो उनमें मुझे दिखाई देती हैं, और यह तो प्रदेश की जनता भी इस बात को अनुभव करती है। केवल आपके और हमारे विचारों को न भी माने कोई, तो वैसा जन समर्थन प्राप्त भी होता है। कनेक्ट और कम्युनिकेट दोनों करने में वो कम्युनिकेट करने में एक मेरा जो क्वेश्चन है वो आजकल के जो ग्रेजुएट्स हैं उनके ऊपर है कि किस तरह के ग्रेजुएट्स को मीडिया और जनसंपर्क में कैरियर बनाना चाहिए। यह देखा गया है कि केवल 20 या 25% ग्रेजुएट्स ही केवल सही राइट स्किल्स रखते हैं क्षेत्र में। तो इसके लिए दोषी कौन है और इसका समाधान क्या है? मतलब किसी भी क्षेत्र में 20 या 25% लोगों के पास स्किल्स होती, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो मैनेजमेंट से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे मेडिकल से भी हो, तो लेकिन जो 20-25% लोगों में जो चीज़ होती है वो बाकी के 80% लोगों में नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल सही कहना आपका कि बहुत गहरी रुचि होना चाहिए। साधारण रुचि से काम चलने वाला नहीं है। किसी विषय में, किसी क्षेत्र में किसी की गहरी रुचि है, लगाव है, उस काम को दिल से करता है तो उसमें सफल होता है, और ये सभी लोग तो नहीं कर सकते सोच। तो इसलिए जो करते हैं तो एक जिद और जज्बा होना चाहिए, और इसके साथ जब काम किया जाता है तो उसमें सफलता भी मिलती है और काम करने का आनंद भी प्राप्त होता है। यही पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में है, जनसंपर्क के क्षेत्र में है कि यहाँ आप जितना ज़्यादा सूचनाएँ आपके पास हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप रखते हैं, आप दिल्ली से लेके भोपाल तक और गांव की चौपाल तक हर घटनाक्रम पर नज़र रखते हैं, आपका नज़रिया विश्लेषणात्मक है, तो आपको इस काम में आनंद आएगा। नहीं, आपने ठीक कहा, लेकिन इसका आप कुछ समाधान कुछ देखते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए या यूनिवर्सिटी को ऐसा करना चाहिए, ऐसा कुछ? हर क्षेत्र में तो सुधार की संभावनाएं होती हैं, चाहे सरकार शासन प्रशासन की बात करें या सामाजिक क्षेत्र की बात करें, हर जगह कुछ कमियां हो सकती हैं। सभी लोग उस क्षमता से तो कार्य कर नहीं सकते, न उतने क्षमतावान होते हैं, तो इसकी जो कमियां हैं वो भी हमें पता चलती हैं, मीडिया से हमें फीडबैक मिलता है, जनता की राय पता चलती है। तो उन सब चीज़ों का सुधार करते हुए, व्यवस्थाओं में संशोधन करते हुए सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा सकता है, और ऐसा किया भी जाता है। इम्प्रूवमेंट का तो हमेशा स्कोप रहता ही है, कि वो यूनिवर्सिटी भी कर सकती है, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से बहुत कुछ कोशिश। हाँ, इसमें किसी विभाग विशेष से संबंधित कार्यक्रम है, योजना है, उसमें यदि कोई व्यवहारिक बात नहीं दिखाई पड़ती तो ये कई बार योजना के संचालन से, क्रियान्वयन से, अनुभव से विभाग के अधिकारी भी समझते हैं और जनता से भी फीडबैक मिलता है, और वैसे आवश्यक सुधार भी उसमें समय समय पे होते रहते हैं। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
आजकल उद्यमिता और स्टार्टअप्स का जमाना है कि नौकरी से बेहतर उसको माना गया है और काफ़ी टैलेंटेड लोग करोड़ों रुपए की नौकरियां छोड़ के भी इसमें आ रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या मीडिया उद्यमिता के लिए सरकार को सभी तरह की सहायता और सुविधाएं देनी चाहिए जिससे मीडिया स्टार्टअप भी आए और नौकरी करने वाले इस ओर आकर्षित भी हों और सोचें उसके बारे में? स्टार्टअप पे तो सरकार ने काफ़ी जोर दिया है और मीडिया स्टार्टअप की जहाँ तक बात है, इसके लिए पत्रकारिता के विद्यालय, विश्वविद्यालय संचालित हैं और जो डिफरेंट फॉर्म्स आ गए हैं मीडिया के, जैसे सोशल मीडिया में, न्यू मीडिया में तमाम तरह के आयाम खुल रहे हैं और काम करने के तरीके बदल रहे हैं। ब्रांडिंग के, पब्लिसिटी के, मार्केटिंग के तौर तरीके बदल रहे हैं, लहजा बदल रहा है, भाषा बदल रही है, मुहावरे बदल रहे हैं। तो इन सब के साथ ये चैलेंजिंग भी हो गया है और इस क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एक नया अवसर भी इससे उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जहाँ प्रतियोगिता होगी तो श्रेष्ठ निकल कर आएगा और किसी प्रोडक्ट को किस तरह से बेचना है। एक उदाहरण के लिए मिठाई बनाता है जो हलवाई, तो वो भी अपनी मिठाई बेचने के लिए उसे तरह तरह के आकार देता है, तरह तरह के रंग देता है। तो आपका प्रोडक्ट वर्क लगाकर आपकी मिठाई को आप बाजार में किस तरह बेचते हैं, ये समाचारों के साथ सोशल मीडिया ने हमें समझाया है कि आपकी खबर, आपकी सूचना किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। उसे मार्केट से आशा है जो उसके रीडर्स हैं या लिसनर्स हैं या व्यूअर्स हैं, तो वहाँ तक आपकी सूचना उपयोगी ढंग से, प्रामाणिक ढंग से और कम शब्दों में, कम समय में बेहतर ढंग से कैसे पहुँचे, ये संप्रेषण की एक कला है। तो मीडिया उद्यमिता में काफ़ी संभावनाएं हैं और ये एक नया आयाम है। बिल्कुल इसमें काम करने वाले लोग आ रहे हैं, सबकी अपनी कार्यशैली होती है विशेष, और इसमें अगर थोड़ा प्रशिक्षण मिलता है तो उनकी प्रतिभा निखर सकती है और शासन इसमें सहयोग इस तरह से कर ही रहा है कि पत्रकारिता विश्वविद्यालयों को भी शासन से अनुदान प्राप्त होता है। इसी तरह आज निजी विश्वविद्यालय हैं जो वे भी पत्रकारिता के और प्रचार प्रसार के पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। तो किसी न किसी रूप में सामाजिक सहयोग से, सरकार के सहयोग से ये कार्य हो ही रहा है। हो सकता है उसमें और आने वाले समय में गति आ जाए। आपको गति देने की आवश्यकता है ताकि प्रतिभाओं का भी एक विकास हो और उनको मंच मिले। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं सहमत हूँ उससे। हमेशा एक मुद्दा ये रहा है कि मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है ना, तो मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है और फोकस किस पे होना चाहिए। जनरली हम जो बात करते हैं कि मीडिया को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक पत्रकार के नाते किस हद तक हो सकती है। कितनी बार एक मजाक में कहता है कि मीडिया या पत्रकार इसकी बेडरूम में भी जा सकता है, तो वो मतलब आपका उसमें क्या कहना है? तो सीधी सी बात है, जो थ्योरी में पत्रकारिता में सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में फर्क है। तो स्वतंत्रता तो हो सकती है, स्वच्छंदता नहीं होना चाहिए। जैसे एक बहुत उदाहरण किसी पुस्तक में हमने कभी पढ़ा होगा कि सड़क पर आगे पीछे चल रहे दो व्यक्ति, यदि पीछे के आगे चल रहे व्यक्ति अपनी छड़ी घुमाते हुए चल रहे हैं तो उनकी छड़ी का घुमाना उनकी स्वतंत्रता का परिचायक है। लेकिन यदि उनकी छड़ी पीछे वाले व्यक्ति को टच हो जाती है तो उनकी स्वच्छंदता में बदल जाएगी वो। इसलिए उनको छड़ी घुमाने की उतनी ही स्वतंत्रता है जहाँ छड़ी की लंबाई खत्म हो जाती है। ये बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया। और लेकिन ये कि स्वतंत्रता तो पत्रकार के लिए किसी भी चीज़ को जानने की, मेरे को लगता है कि अगर मैं किसी बड़े से बड़े गवर्नमेंट के अफसर को व्हाट्सएप करूँ कि मुझे इसकी जानकारी चाहिए, तो मेरे को लगता है ये भी मेरा अधिकार है। आपका कहना बिल्कुल सही है। आज बहुत सारे सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम हैं जिनसे लोगों का काम बहुत आसानी से हो रहे हैं, इसलिए सूचना का अधिकार आया। तब तक बहुत सी चीज़ें सामने नहीं आती थी, उससे काफ़ी लाभ भी हुआ है। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि कहीं कहीं उसका दुरुपयोग भी देखने को मिलता है। लेकिन कोई भी काम है आम जनता के, वो डिजिटल ढंग से जिस तरह समय सीमा में अब हो रहे हैं और सरकारों ने उस पर लगातार ध्यान दिया है, IT सेक्टर के समृद्ध होने का सबसे ज़्यादा लाभ आम आदमी को मिला है। और लोगों के काम जो महीनों नहीं होते थे वे मिनटों में, घंटों में और कुछ दिनों में हो जाते हैं। और जहाँ तक इसकी आपने बात की स्वतंत्रता की, तो फिर मैं यही कहूँगा कि प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है, उसके लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन हर व्यक्ति के कर्तव्यों के निर्वहन की भी एक सीमा है। उन सीमाओं को तोड़कर कोई कर्तव्य निर्वहन नहीं कर सकता। एक निश्चित फॉर्मेट में उसे सेवाएं देना बताया गया है। हर चीज़ में कॉमन सेंस भी यूज
कॉमन सेंस हमें यूज करना है कि हमें किस चीज़ की जानकारी चाहिए और क्यों चाहिए। लेकिन सुशासन के आने से काफ़ी सरल हो गई ये चीज़ें और लोगों को बहुत से कामों के लिए जो पहले कभी भटकना पड़ता था, अब सरकारों ने निरंतर उस पर ध्यान दिया है। खासकर जो मध्य प्रदेश में पिछले 15-20 वर्ष से हम देख रहे हैं, सुशासन का सीधा लाभ लोगों तक पहुँचा है। आजकल फेक न्यूज़ बहुत आती है। जनसंपर्क विभाग ने भी फैक्ट चेक शुरू किया है, लेकिन वो बहुत सीमित है। वो कुछ पेपर के बारे में ही फैक्ट चेक करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इससे तो फैक्ट चेक का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो फैक्ट चेक अगर सभी का किया जाए तभी कोई फायदा मिलने वाला, तो उससे क्या फायदा है? मतलब देखिए, स्पेसिफिक कोई शिकायत प्राप्त होती है तो कार्रवाई उसी पर होती है। जनरल तरीके से तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं रिव्यू किया जा सकता। और जैसे आप फैक्ट या फेक न्यूज़ कहते हैं, तो अगर वो फेक है तो मेरी दृष्टि में वो न्यूज़ है ही नहीं, क्योंकि वो न्यूज़ की परिभाषा में नहीं आती। वो तो फिर फेक इन्फॉर्मेशन हो गई, या एक गलत सूचना या भ्रामक सूचना, त्रुटिपूर्ण सूचना हो गई, त्रुटिपूर्ण जानकारी हो गई। वो न्यूज़ की परिधि में, न्यूज़ की परिभाषा में तो फिट ही नहीं होती है। नहीं, मैंने जनसंपर्क की वेबसाइट पे देखा, वो फैक्ट चेक में कुछ न्यूज़पेपर को लेके वो बताते हैं कि ये इन्होंने जो छापा है वो गलत है और सही ये है। तो इससे तो उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। उससे उद्देश्य इसलिए सर पूरा हो जाता है कि जो लोग वेबसाइट देखते हैं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, उन्हें अगर किसी डिपार्टमेंट की योजना के बारे में, कार्यक्रम के बारे में, किसी रीति के बारे में गलत सूचना प्राप्त हुई है किसी भी माध्यम से, रेडियो से, टेलीविज़न से या किसी अखबार से, पत्र पत्रिका से, तो उसकी वस्तु स्थिति लेकर जनसंपर्क विभाग की शासन की वेबसाइट पर बताई जाती है। तो उस विभाग से पुष्टि करने के बाद ही बताई जाती है, क्योंकि प्रामाणिक सूचना तो संबंधित विभाग ही दे सकता है। और उससे काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं और भ्रांतियों का निराकरण भी हो जाता है। मतलब ये गलत छापा है तो करेंगे आप फैक्ट चेक, तभी कर, बाकी तो नहीं करेंगे। हाँ, निश्चित ही उसकी और किसी ने ध्यान आकर्षित किया होगा, उस स्थिति में ये हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत से समाचार हैं, तो उनको बहुत सभी समाचारों की तो रोज समीक्षा की नहीं जा सकती। हाँ। लेकिन जिनकी ओर ध्यान आकर्षित उचित व्यक्ति द्वारा, उचित संस्था द्वारा सही तरीके से किया जाता है, उसका समाधान प्रस्तुत करना भी संबंधित विभाग का और जनसंपर्क विभाग का कर्तव्य हो जाता है, जो वो कर भी रहे हैं। अब मैं जानना चाहूँगा कि आपके परिवार के बारे में कुछ बताइए और आपकी हॉबीज क्या है? थोड़ा सामाजिक कार्यों से मैं जुड़ा रहता हूँ, जैसे रक्तदान मैं नियमित रूप से करता हूँ और अपने दोस्तों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करता हूँ, क्योंकि अभी भी हमारी भारतीय जनसंख्या में रक्तदाताओं की संख्या रक्त चाहने वालों की तुलना में बहुत कम है। और फिर मैंने एक निजी स्तर पे अपना एक अभियान कहें, सामाजिक अभियान या पारिवारिक अभियान, ये बीच में संचालित किया था कि ब्लड डोनेशन विद फैमिली मेम्बर, परिवार के किसी सदस्य के साथ रक्तदान। तो उसको जब तक हम नए आयाम नहीं देंगे किसी सामाजिक कार्य को, तब तक लोगों का ध्यान उसकी ओर ज़्यादा नहीं है। तो ये मैंने व्यक्तिगत तौर पे किया था, किसी संस्थागत तौर पे नहीं किया। और मैंने 20-30 ऐसे मित्रों को तैयार कर पाया जो परिवार के एक सदस्य के साथ रक्तदान करते हैं। जैसे मेरे बेटे ने मेरे साथ 3-4 अवसरों पर रक्तदान किया, और उसका सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत अगर प्रचार होता है, तो प्रचार के लिए भी प्रचार नहीं है, ये लोगों को मोटिवेट करने के लिए किया गया प्रचार है। तो ये एक सार्थक प्रचार है और ये होना चाहिए। इस तरह के कार्यों में मेरी रुचि रहती है। दूसरा, अपने आसपास वातावरण आनंदित रहे, हमारे साथ जो मित्र हैं, जो जुड़े हैं लोग, चाहे कार्यालय के हों, मोहल्ले के हों, शहर के हों, अपने गृह नगर के हों, वो आपके मिलने से प्रसन्न रहें और उनसे मिलने में आपको प्रसन्नता हो। तो कोई नकारात्मक बातों को न छेड़ा जाए, विवादास्पद विषयों को न उठाया जाए, और उनके लिए आप किसी स्तर पर सहयोगी हो सकते हैं तो उन्हें आप जरूर अवगत कराएं, और उनका सहयोग दे सकते हैं तो परस्पर सहयोग की जो भावना है ये कम होती जा रही है। सामाजिक मेलजोल और परस्पर सहयोग, इसमें पिछले 20-30 वर्ष में काफ़ी कमी आई है। तो मुझे लगता है ये तो हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। मेरी इस पर काफ़ी खास रुचि होती है, और ऐसे व्यक्ति को आनंदित देखकर मुझे और आनंद मिलता है जो किसी उदासी में या डिप्रेशन में है। तो मैं चाहता हूँ कि एक जोक सुना के उसे हंसा दूँ, या कोई व्यंग्यात्मक वाक्य कह के उसके दिन भर की थकान को मैं मिटा दूँ। ये मुझे जीवन का एक बड़ा काम लगता है, जो मैं अपनी सुविधा से करता भी रहता हूँ। मैंने देखा कि आपको नाटक, साहित्य और लेखन में भी बराबर आपका इंटरेस्ट बना
नाटकों में काम किया होगा, अभिनय, कुछ नाटक लिखे भी हैं जो सामाजिक उद्देश्य से लिखे हैं, सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति के लिए लिखे हैं। और इसके साथ ही अनुवाद के काम में मुझे बहुत आनंद आता है। जैसे मेरी मातृभाषा सिंधी है तो हिंदी में मैं काम करता हूँ, हिंदी की रोटी खाता हूँ, तो राष्ट्रभाषा के प्रति मेरा दायित्व है और थोड़ा मातृभाषा के प्रति भी दायित्व है। तो उन भाषाओं में परस्पर अच्छी रचनाओं का अनुवाद मैं कर सकूं तो उस काम में मुझे प्रसन्नता मिलती है। करीब 250-300 सिंधी कविताओं कहानियों का हिंदी में और लगभग इतनी ही हिंदी कविताओं कहानियों का सिंधी में अनुवाद मैंने परस्पर किया है। मनमोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेट्रो मिरर को अपना कीमती समय दिया है, हम आपके बहुत आभारी हैं। स्वागत साहब, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। मेट्रो मिरर के कार्यालय में आकर मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई। मैं फिर आपसे भेंट करने आऊँगा, जुड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको एक छोटा सा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी पौधे रोज लगा रहे हैं, तो हम भी इसमें आजकल सहयोग देना चाहते हैं कि पौधों को पॉपुलर किया जाए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।